हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, ये मास्टरमाइंड कक्षा 10 का है मेरे पास चित्रकला, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्राविधिक कला के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 20 नंबर वाले। तो इसका मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, ये वीडियो दूसरा है और इसमें चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। इसमें मैं 40 प्रश्न पहले पार्ट में करा चुका हूं और 41 से यहां शुरुआत करते हैं और इसको बहुत जल्दी फटाफट फ्री करेंगे और एक एक प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा जो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न 41 की ओर। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? ठीक है, तो 10, 20, 100 और 50। ये हेक्टोमीटर पूछ रहा है, तो 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर होते हैं 10। ये टेबल के साथ आप इसको देख सकते हैं। टेबल इसमें जो दिखाई जा रही है इस टेबल से देख लीजिए, और वैसे आप अपने आपके पास जो भी बुक हो उसमें से आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न 42 की ओर। ये सभी प्रश्न लास्ट ईयर 2023 के एग्जाम में कहीं न कहीं आए हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 42 देखिए, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? डेकामीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए जो टेबल है इसमें आपको दिख रहा होगा ये 100 होते हैं, तो इसका बी सही हो जाएगा 100। ठीक है। प्रश्न 43 को देखिए, निम्न में से कौन सा बृहद कोण नहीं है? तो नहीं वाले को पहले देख लिया करो, जो नहीं है वो नहीं पूछ रहा है। अब देखते हैं बृहद कोण कौन सा होता है। तो बृहद कोण होते हैं 180 अंश से अधिक वाले सभी कोण बृहद कोण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर 180, 200, 250 और 270, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 180 दिया हुआ है। 180 से अधिक वाले, 180 जिसमें शामिल नहीं है, 181 से शुरू होता है, तो 180 के बाद जितने भी कोण आएंगे वो सब बृहद कोण के अंतर्गत हैं। तो जो नहीं है वो 180 है, ये सभी बृहद कोण के अंतर्गत हैं। देखिए 44वां प्रश्न, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। वृत्त का जो केंद्र है वो सबसे बड़ी जीवा को बांटता है। तो जो वृत्त होता है हमारा, वृत्त ऐसे करके गोल बनाइए, उसको केंद्र बनाइए और उसको ऐसे करके लीजिए। ठीक है, ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो वृत्त ने आधा इधर बांट दिया, आधा इधर बांट दिया। ठीक है, तो यही तो इसमें पूछना चाह रहा है, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। तो व्यास को इसने कैसे बांट दिया? आधा इधर और आधा इधर, दोनों चीज बराबर है ना, तो 2 बराबर भागों में, 2 समान भागों में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 समान भागों में उसने नहीं बांटा, 1 और 2 के अनुपात में नहीं बांटा, 2 और 3 के अनुपात में नहीं बांटेगा, 2 समान भागों में बांटेगा। ये 2023 का प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? प्रश्न को आराम से समझिएगा, देखिएगा। अब मैं इस प्रश्न का विश्लेषण करता हूं। प्रश्न में दिया हुआ है कि वृत्त के बाहर, इसका मतलब सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं प्रकार से, उसका केंद्र बिंदु लिया। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो कोई सा भी एक बिंदु आप ले लीजिए और यहां से इसको ऐसे खींच लीजिए इसके साथ साथ। ठीक है, और इधर भी ये खींचेगी, लेकिन इधर कहां जाएगी प्रश्न के अनुसार? तो इसने दिया है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी। तो अब वृत्त के बाहर तो हमने खींच लिया, स्पर्श रेखा बना दी है। अब वृत्त पर, वृत्त की त्रिज्या से, त्रिज्या कहां है उसकी? यहां पर पॉइंट से लेकर, तो यहां इसके साथ अब ये कोण कितने अंश का बनेगा? तो ये समझ गए होंगे कि ये कितने का हो गया? 90 अंश का। तो इसके अनुसार यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा 90 अंश का। ठीक, अगले पे देखिए, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा। अब त्रिभुज और उसके बहिष्कोण, इसके लिए हमने एक
त्रिभुज बनाया और त्रिभुज को ऐसे करके यूं लिया। तो त्रिभुज के जो हमारे अंतः कोण होते हैं ये सभी 60-60 अंश के होते हैं। मैं पूरा दोबारा से समझा दूं, हालांकि इस प्रश्न में इतना ज्यादा समझाने के लिए नहीं है। अंदर के 60-60 के हो जाते हैं और ये बाहर के जो होते हैं ये 120 के होते हैं सभी। तो बाहर वाले कोण जो होते हैं 120 के 3 हो गए, तो बराबर कितने हो गए ये 360 अंश। और 360 अंश जो हमारा आंसर आ रहा है उसको अगर आप यहां देखेंगे कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग होता है कितना होगा, तो 360 अंश यहां पे कर देंगे। लेकिन 360 यहां पे नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि 4 समकोण 90-90-90 अंश के 4 समकोण कितने के हो गए 360 के। तो इसका आंसर आ गया बी, 4 समकोण के बराबर हो जाए। 4 समकोण बराबर 360 अंश का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 47 देखिएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में जो आर का मान है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 7 सेंटीमीटर के साथ पाई आर स्क्वायर को आप करेंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा इसका बी। इसको आराम से आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं लगा के, ज्यादा समय ना लीजिए, वीडियो लंबा होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण होगा। वर्ग की भुजा की लंबाई x है तो विकर्ण होगा उसका। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो उसका विकर्ण होगा। ये 2023 के प्रश्न में आया हुआ है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई तो x है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं x x x, तो उसका विकर्ण कितना होता है। तो इसका एक सूत्र होता है, तो वर्ग के विकर्ण का एक सूत्र होता है a√2। तो a√2, a का मतलब यहां भुजा से होता है, √2 आ जाएगा। भुजा कितनी है हमारे पास x दी हुई है, x के साथ √2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और x को अगर इधर लेके जाएंगे तो इधर भी गुणा में जाएगी, तो √2 का x हो जाएगा। तो ये हम ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन से वाले में। तो ये इसके ऑप्शन में √2 का x है, 2x है, √3 का x है, 3x है, ये नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है। तो अधिक कोण कौन सा होता है, तो जो अधिक कोण होते हैं उनकी परिभाषा होती है जो 90 अंश से अधिक हो और 180 से कम हो। तो ये 90 से कम है, जबकि हमें 90 से ज्यादा चाहिए। ये 90 से कम है, हमें ज्यादा चाहिए। 90 से ज्यादा है लेकिन ये 180 से कम है, और ये 302 है, तो ये 180 से अधिक है, तो इसमें ये आएगा आंसर सी वाला। दोबारा समझ लीजिए, अधिक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो वो एक ही डिजिट है इसके अंदर जो आ रही है। अगला देखिएगा, 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। तो इस टेबल के अनुसार देखिएगा, इस टेबल में जो दिया हुआ है उसके अनुसार ये 1000वां भाग होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे देखिए, किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होगा। तो जो चतुर्भुज होता है उसके जो आंतरिक कोण होते हैं वो सभी 90-90 अंश के होते हैं 4, तो उसमें 4 समकोण के बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। अब एक ही आधार पे देखिए कैसे बनेंगे। ये हमने एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, एक आधार पे छोटा सा एक त्रिभुज बनाया हमने, और ये त्रिभुज है, और इसी की जितनी ये ऊंचाई है इधर यहां से यहां तक की ये वाली, इतनी ही ऊंचाई से इधर से लेंगे हम इसको, इतनी ही ऊंचाई का एक हम आयत बनाएंगे यहां तक का। तो ये और ये दोनों के क्षेत्रफल में किस अनुपात का अंतर होगा ये पूछना चाह रहा है। प्रश्न को दोबारा देखिए, एक ही आधार पर समान ऊंचाई पर बने, आधार कौन सा है हमारा ये वाला, एक ही आधार पर समान ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई जितनी है उतनी ही ऊंचाई इसकी है, समान आधार पर बने त्रिभुज और आयत, त्रिभुज ये वाला और आयत ये वाला के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा। तो इसका एक निश्चित सूत्र होता है, उसके अनुसार आप निकाल के देख सकते हैं, और ये 1:2 होगा।
त्रिभुज एक होगा तो उसका दूना आयत होगा। ये इसका नियम है गणित का, देख लीजिए इसका आंसर। निम्न आकृतियों में से कौन सा सम चतुर्भुज नहीं है? नहीं वाले पे पहले अंडरलाइन कर लिया करो कि नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब कोई सा इनमें से एक नहीं है और तीन है। तो इसके अंतर्गत देखिए ये वर्ग दिया हुआ है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति सम चतुर्भुज है, सम का मतलब बराबर, तो ये चारों भुजाएं बराबर हैं और ये आयत जैसा लग रहा है, एक्स एक्स आमने सामने की भुजाएं हैं और ये चारों भुजाएं फिर बराबर हैं और ये चारों भुजाएं फिर बराबर हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सम चतुर्भुज नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों तो हैं और ये वाली नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल भी ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न आकृतियों में से कौन सी रेखा अ व का लंब समद्विभाजक है? कौन सी रेखा अ ब का लंब समद्विभाजक है? समद्विभाजक, सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजक माने बांटने वाली, दो समान भागों में बांटने वाली होनी चाहिए। तो देखिए अ और ब एक रेखा है, इन्होंने बांटा है 1:3 में। अ ब रेखा है जिसमें 1:1 में बांटा है इसने, बराबर बराबर। इसने बांटा है 2:1 में, इसने 3:1 में बांटा है। और वो कह रहा है कि लंब समद्विभाजक, सम का मतलब बराबर बांटने वाली, तो बराबर बांटने वाली ये है एक। जैसे मान के चलो अगर ये रेखा 2 सेंटीमीटर की है तो इसमें लंब हमने डाल दिया है, तो 1 सेंटीमीटर इधर गया, 1 सेंटीमीटर इधर गया, तो 2 सेंटीमीटर की रेखाओं को बराबर में बांटने के लिए समद्विभाजक का काम करेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है? वृत्ताकार, वृत्त का मतलब गोल, वृत्त। गतिमान विद्युत पंखा, जब विद्युत पंखा घूमता है तो उसका क्या बनता है? पूरा गोला। इसको चाहिए नहीं वाला, कि कौन सा नहीं है? काला नेत्र गोलक, हमारा जो काला नेत्र गोलक होता है वो भी होता है गोल। साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल। और नल से गिरता हुआ पानी कैसे होता है? यूं। नल से गिरता हुआ पानी गोल नहीं आता, वो ऐसे करके आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो इस टेबल के अनुसार देखिए, इसमें आ रहा है 100, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर हो जाएंगे। अगला देखिए, किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो, तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? बहुत सरल सवाल है। इसमें देखिए, एक हमने घड़ी बनाई, 12, 3, 6 और 9, 5 यहाँ पे आ जाएगा, बीच का केंद्र यहाँ, छोटी सुई इधर और बड़ी सुई यहाँ। अब इसको तुम एक इस तरह से समझ लीजिए, यूं करके, तो ये इस तरह से एक ये आपके पास ये आ गया, तो ये यूं है एक रेखा और उस पर यूं करके चित्र है, तो ये कोण कौन सा हो जाएगा? बस ये पूछने वाली बात है। ये पूरा तो 180 अंश का है यहां से यहां तक का, लेकिन जब यहां से जाएगा ये 90 अंश का है, तो इधर को देखिए कितने का बनता है। अब सवाल को दोबारा से पढ़िए। तो छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 12 पर हो, तो दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण अधिक कोण हो जाएगा। अब अधिक कोण मैंने भी समझा भी दिया, दोबारा से फिर समझ लो। इधर को आगे हम 5 पे, यहाँ पे छोटी सुई आ गई, बड़ी सुई 12 पे है, ऐसे एक रेखा मान ली गई, लेकिन ऐसे करके लीजिए, चाहे इसको ऐसे करके ले लीजिए, तो ये किसी भी तरह से जाएंगे तो ये बीच के 90 अंश से इधर बड़ा ही कोण बनना है। तो ये जो कोण अधिक कोण होता है वो 180 से कम होगा और 90 से बड़ा होगा, तो ये कोण 90 से बड़ा जा रहा है और 180 से कम है, इसलिए ये अधिक कोण की श्रेणी में जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो साधारण मापनी पर जो माप दिखाए जाते हैं हमारे स्केल में, पैमाने में जो साधारण मापनी होती है, साधारण पैमाने का सबसे छोटा मापक हमारा एक छोटा पैमाना होता है जो आप सबके पास मौजूद होगा। तो इस पर 2 प्रकार के माप दिखाए जाते हैं। कौन कौन से वाले? 1 सेंटीमीटर वाला और 1 इंच वाला। ठीक है, तो 2 प्रकार के माप इसके अंतर्गत होते हैं। अब आप कहेंगे छोटी छोटी लाइन जो है वो वाली सब उसी के अंतर्गत, वो इंच के अंतर्गत, सेंटीमीटर के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जब भी आप पैमाने से कोई नाप देखते हैं तो वो इंच में होगी या सेंटीमीटर पे होगी, तो 2 ही प्रकार के उसमें माप दिखाए जा सकते हैं। अगला देखिए, इसके अंदर 59 का, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति के क्षेत्रफल में। क्या हो जाएगा? एक आकृति के बराबर में दूसरी आकृति बनाने में,
तो एक समान आकृति ही बनेगी, यहाँ छोटी बड़ी करने की बात ही नहीं कही है। दूसरी आकृति का क्षेत्रफल कैसा बनेगा, समान ही बनेगा। ठीक है, एक आकृति के बराबर में दूसरी आकृति बना रहे हैं तो दूसरी आकृति समान ही बनेगी, समान ही उसका क्षेत्रफल होगा। बड़ी छोटी की तो बात ही नहीं है, तो फिर हम असमान आधा दोगुना क्यों करें। ठीक है, अब देखिएगा स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किससे स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा जो दीर्घ वृत्त जो होता है उसमें किसको स्पर्श करती है। इसमें जो दीर्घ वृत्त बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो जो रेखा यहां से निकल के जा रही है ये इधर से निकल के जब जाएगी इससे टच करती हुई तो यहाँ कर्व बनाती हुई, कर्व निकलती हुई जाएगी, इसलिए ये वक्र पर दर्शाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होगा। अब आयताकार जो फलक होगा, आयत के आकार का फलक जो होगा वो घन में, शंकु में, सम पार्श्व, समबाहु में और प्रिज्म में। तो आयताकार आते ही आपके दिमाग में घन आ गया होगा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म में, वर्ग के आकार के प्रिज्म में, जो वर्ग के आकार का जो ठोस होता है उसमें कितने आयताकार फलक होते हैं। देखिए 6, तो इसमें 3, 2, 4 और 6 जो वर्गाकार प्रिज्म होगा उसके अंदर 6 फलक होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण, ये कोण वाला जो चैप्टर है इसको आप ध्यान से आराम से पढ़ लीजिए, आपकी सबकी किताबों में मिलेगा, 9th में भी खूब अच्छा दिया हुआ है। तो संपूरक कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है। 360, 120 और 60 नहीं, 180। तो इसको आप याद कर लें, इनको रट लें, ये एक एक नंबर के सवाल बहुत काम के हैं आपके लिए। अगला सवाल देखिए, एक सम चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। सम, सम मीन्स बराबर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी ऐसा चतुर्भुज, उसकी कितनी भुजाएं होती हैं। तो सम चतुर्भुज की भुजाएं, तो इससे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सम चतुर्भुज बराबर भुजाएं हों, 4 हों। तो ये तो पहले से क्लियर हो गया कि 4 है, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, 4 पर टिक लगाओ। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। घन, घन आते ही दिमाग में तो ये होता है वर्गाकार, ये गोलाकार नहीं होता। घन आते ही दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये वर्गाकार आकृति होती है, न आयताकार है, न त्रिभुजाकार है, न गोलाकार है, ये वर्गाकार है। अगला प्रश्न देखिए, एक घन में कितने फलक होते हैं। तो घन के जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं। तो घन में कितने फलक होते हैं, ये मैंने घन बनाया हुआ है। और जो सांप सीढ़ी खेलने वाला जो होता है पासा, क्यूब जिसको कहते हैं, उसको आप देखिए तो उसकी 1, 2 और 3 और 4 भुजाएं इधर उधर से, एक आमने सामने वाली, तो टोटल कुल मिला के 6 होती हैं इसकी। तो आपके ऑप्शन में 6 सी में है, तो ये सी इसका सही हो जाएगा। एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं। तो ये प्रश्न अभी पहले भी मैंने पढ़ाया था। तो ये 2 प्रकार की माप इसमें अंकित हो जाएंगी, 1 सेंटीमीटर की और 1 इंच वाली। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो ये वृत्त आप बना के भी देख सकते हैं चाहे तो इसमें समद्विबाहु का उपयोग किया जाता है। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो जो आयताकार कमरा होगा उसमें कितने फलक होंगे। तो आयताकार जो कमरा होता है उसके ऊर्ध्वाकार फलक पूछे, इसने वो नहीं पूछे नीचे वाले। तो ऊर्ध्वाकार तो चारों साइड के होते हैं, केवल 4 आएंगे। विवाद इस प्रश्न पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये विवादित प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न की भाषा समझिए, ऊर्ध्वाकार, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाकार मांगा है इसने, तो ये 4 ही फलक होते हैं। वैसे फलक इसके 6 होते हैं, लेकिन 6 नहीं, यहाँ पे 4 आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा। ये वृत्ताकार एक बेलन जिसका एक फलक गोल है, दूसरा भी गोल ही होता है। तो इसमें कुछ देखना पूछना नहीं है, तो ये वृत्ताकार हो जाएगा, आयताकार नहीं, शंक्वाकार नहीं, त्रिभुजाकार नहीं, ये वृत्ताकार हो जाएगा। अगला देखिए, एक घन के कितने कोर होते हैं। घन के कोर, घन के फलक, फलक कितने होते हैं घन के। तो घन के कोर पूछ रहा है, घन के फलक नहीं, घन के कोर देखिएगा
तो घन हमने इस तरह से इसको बनाया हुआ है, और घन के कोर का मतलब ये वाली चीज चाहिए उसको, ये वाली ये वाली ये वाली। तो ये इस तरह से अगर आप गिनेंगे पूरी तो ये हमारी 12 हो जाएंगी। तो 12 हमारे कौन से आंसर में है? 8, 12, 10 और 16, तो बी आंसर में है 12। तो घन की कोर कितनी हो गई हमारी? 12 हो गई इसकी। आगे देखिए, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? जो विकर्ण मापनी होती है उस पर माप दिखाए जाते हैं 3, 4, 2 और 5। तो इसमें माप दिखाए जाते हैं 3। एक एक प्रश्न को रट लीजिए, या आपको एक एक नंबर दिलवाएंगे। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? कौन सा ठोस ऐसा है जिसमें त्रिभुजाकार फलक होगा? घन, पिरामिड, प्रिज्म और शंकु। तो ये घन और पिरामिड और ये प्रिज्म और शंकु, चार में से प्रिज्म होता है त्रिभुजाकार। तो ये हमारा प्रिज्म इसका आंसर हो जाएगा। प्रिज्म तो आप जानते होंगे, प्रिज्म आपने देखा हो। ये प्रिज्म देखिए इस तरह से होता है, आपको वीडियो में यहां दिख रहा हो, देखिए इस तरह से या ऐसे करके, कैसे भी आप देखिएगा। चलिए, किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? 4, 3, 1, 2। तो इसमें एक साथ 2 विमाएं मिलेंगी। तो ये आंसर इसका 74 का डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा खींचते हैं? सममिति चित्र जो बनाया जाएगा उसमें कौन सी रेखा खींची जाएगी? तो कोई भी आप चित्र बनाते हैं सबसे पहले उसमें एक आधार रेखा ही खींची जाती है। तो इसका आंसर भी आधार रेखा। सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा खींची जाएगी? तो ये आधार रेखा आ जाएगी इसकी। त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व फलक होते हैं? तो त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होगा उसके जो फलक होते हैं वो 4 होते हैं। अगला आंसर देखिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? तो ये आधा भाग होता है। ये नियम की तरह से इनको रट लीजिए। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करेगी? स्पर्श रेखा जो दीर्घवृत्त बनता है उसमें वक्र पर स्पर्श करेगी। पहले भी प्रश्न भी पढ़ा चुका हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 60 पे वो प्रश्न आ चुका है, वही सेम प्रश्न है वक्र वाला। निरूपक भिन्न की इकाई क्या है? निरूपक जो भिन्न होती है उसकी इकाई क्या रहेगी? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और कोई इकाई नहीं। तो ये सेंटीमीटर में जाती है। डार्क लाइन खींचने के लिए ऊपर लीजिए थोड़ा सा। डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? डार्क लाइन खींचने के लिए हमको, मैंने बताया, जितनी बी होगी वो डार्क बनाएगी, गहरी खींचेगी। जितनी एच होगी उतना ही हल्का खींचेगी। तो एच की पावर जहां जितनी ज्यादा होगी वो जितना ही ज्यादा हल्का करेगी। तो यहाँ 4H सबसे हल्का कर रही है। और जो हमें डार्क लाइन पूछी है प्रश्न में, तो डार्क यहाँ 2B करेगी। अगर यहाँ 4B, 6B, 8B, 10B होता तो और ज्यादा डार्क करता। तो B में केवल एक ही है, इसलिए 2B यहाँ पे सबसे ज्यादा डार्क करने वाली पेंसिल है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर हो, इसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये आंसर इसका ए आ जाएगा। तो ये 81 प्रश्न की पूरी श्रृंखला थी जिसको मैंने आपको पूरा बता दिया, समझा दिया। आगे आने वाले पेपरों में आपके इन्हीं में से सवाल फंस जाएंगे। इन वीडियो को 2-2, 3-3 बार और एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, ये आपके बड़े काम के हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके किसी अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए और पढ़िए, अच्छे नंबर से पास होइए। मिलते हैं आपको आपके रिजल्ट के बाद, मुझे कमेंट जरूर करेंगे। इसी वादे के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।